हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़े गुप्त वंश। यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में दोस्तों गुप्त वंश से समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार शानदार तरीके से। देखिए, गुप्त वंश का शासन कब से कब तक रहा है, तो 240 से 550 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 300 साल ये क्या है, गुप्त वंश लोगों ने शासन किया है। तो गुप्त वंश भारत का एक प्राचीन साम्राज्य था। क्या? एक प्राचीन साम्राज्य था जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि स्वर्ण युग किसे कहा गया है, तो गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त को मारेंगे, और वास्तविक संस्थापक पूछ देगा तब चंद्रगुप्त के पास आप लोग जाएंगे, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम के पास। एक चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग मौर्य वंश में पढ़ लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार शानदार तरीके से ये क्लास चलाई गई है हिस्ट्री की। तो दोस्तों देखिए, गुप्त वंश के स्थापना कौन करते हैं, तो श्रीगुप्त करते हैं। और गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। इसे भारतीय इतिहास का शास्त्रीय युग या स्वर्ण युग कहा गया है। तो शास्त्रीय युग भी पूछे तो गुप्त वंश को कहते हैं, स्वर्ण युग भी पूछे तो गुप्त वंश को कहते हैं। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्रीगुप्त के बारे में कुछ जानेंगे। घटोत्कच ये इतने बड़े शासक उभर के नहीं हुए थे जितने समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इसीलिए यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में दोस्तों ये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के का टॉपिक ये इसमें रखा गया है। तो आप लोग को इसमें से इम्पोर्टेंट यही रहेगा, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन इसके बारे में हम लोग गुप्त वंश के जितने हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट सब हम लोग पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट हम लोग मिस नहीं करेंगे। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। 240 ईस्वी से 280 तक इनका शासन रहा। किनका? श्रीगुप्त का। इसने महाराजा की उपाधि धारण की। देखिए, सर्वप्रथम गुप्त वंश के दो शासक थे, श्रीगुप्त और घटोत्कच। इन्होंने दोनों ने ही क्या किए? महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा, श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की और घटोत्कच इन्होंने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। तो घटोत्कच ये श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना। तो घटोत्कच कौन थे? यही श्रीगुप्त के पुत्र थे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश यानी कि गुप्त राजवंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे, जिन्होंने यानी कि इनका शासन दोस्तों 319 से 335 ईस्वी तक रहा। इनका शासन कब से कब तक रहा? 319 से 335 ईस्वी तक। इन्होंने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। लिच्छवी राजकुमारी यानी कि कुमार देवी से विवाह किया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे साम्राज्य को शक्ति मिली और उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जो उनकी सर्वशक्ति को दर्शाती है। इन्होंने पाटलिपुत्र यानी कि पटना को राजधानी बनाकर एक मजबूत सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक आधार स्थापित किया। दोस्तों, जितने भी गुप्त वंश के शासक थे लगभग पाटलिपुत्र यानी पटना के अपनी राजधानी बनाए थे। पटना का ही पहले पूर्व नाम पाटलिपुत्र था, अब पाटलिपुत्र को बदलकर पटना कर दिया गया है। तो आप लोग पटना पाटलिपुत्र में कंफ्यूजन मत रहिएगा। आगे चंद्रगुप्त क्या करते हैं कि पाटलिपुत्र के साथ साथ वो भी उज्जैन को भी राजधानी बनाते हैं। दोस्तों देखिए,
इनकी राजधानी कहाँ थी? पटना यानी कि पाटलिपुत्र। एक मजबूत सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक आधार स्थापित किया और गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पर, क्या, जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जब वो गद्दी पे 319 ईस्वी में बैठे, तभी उसने 319 ईस्वी में ही क्या करते हैं, गुप्त संवत की शुरुआत की। तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। कब की गई? जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठता है, तभी 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं। चलते हैं समुद्रगुप्त। यह कुमार देवी के पुत्र थे। दोस्तों क्या है कि इसलिए बताया जाता है कि कुमार देवी के पुत्र थे, क्योंकि इन लोग के पहले बहुत सारी पत्नियां थी। तो पिता तो एक ही थे, तो इसलिए पत्नियों का नाम जिक्र किया गया है। तो ये कुमार देवी के पुत्र थे, अतः अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता था। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। इसने आर्यावर्त यानी कि आर्यावर्त को उत्तर भारत यानी कि उत्तर भारत को पहले आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। तो आर्यावर्त के 9 राज्यों को, कितने राज्यों को? 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित कर दिया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा गया। तो भारत का नेपोलियन किन कारण से कहा गया था समुद्रगुप्त को, आप लोग को पता चल गया होगा। उत्तर भारत में यानी कि आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीता था, और दक्षिणावर्त यानी कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतकर तभी इन्होंने विजय के कारण, इसी विजय के कारण इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिशेन थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेन ने। हरिशेन कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। देखिए इसे परम क्रमांक, कविराज, व्याघ्र पराक्रमांक भी कहते थे। इन्हें समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त एक अच्छा बीड़ा वादक भी था। इसने 6 प्रकार की मुद्रा चलाया था, यानी कि प्रचलन किया था। देखिए बीड़ा वादन, गरुड़, अश्वमेध, धनुर्धारी, पशु, व्याघ्र, हरण जारी किया। तो कितने प्रकार की मुद्रा जारी किया था? तो 6 प्रकार की मुद्रा जारी किया था। कितने? समुद्रगुप्त ने, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त एक अच्छा बीड़ा वादक था, इसीलिए ये क्या किए कि 6 प्रकार की मुद्रा जारी की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसकी बीड़ा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया है। वह कौन से शासक हैं जिनके सिक्कों पर इसकी बीड़ा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया है? तो कौन से शासक हैं? ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो समुद्रगुप्त, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त यही दोनों पेट के एग्जामों में दोस्तों यही टॉपिक मेंशन किया हुआ है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी अब हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। इनका शासन कब से कब तक रहा है? तो 380 से 412 ईस्वी तक। इन्होंने विक्रमादित्य, श्री विक्रम, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट विक्रमादित्य है। तो किन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। आगे अभी देखेंगे कि कैसे विक्रमादित्य की उपाधि ये धारण किए थे। तो इसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया तथा शकारी की भी उपाधि धारण की थी। शक शासक को हराया था, इसलिए शक से शकारी की उपाधि ये धारण कर लिए थे। इनके अनेक उपाधि थे जो आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी उपाधियां। इसकी 2 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। तो देखिए पाटलिपुत्र यानी कि गुप्त वंश के जितने शासक थे, पाटलिपुत्र इनकी राजधानियां थी। लेकिन चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र से ये उज्जैन भी राजधानी बनाए, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी का कौन सी थी? तो उज्जैन थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया और शक के विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि विक्रमादित्य की उपाधि
कैसे धारण किए? इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया। तब शक विजय के उपलक्ष्य में ये क्या किए कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेते हैं। और इनकी उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लड़के कंफ्यूजन होते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम है कि चंद्रगुप्त मौर्य, तो याद रखिएगा मौर्य वंश में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े हैं, और गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम है और चंद्रगुप्त द्वितीय है। चंद्रगुप्त वास्तविक संस्थापक हैं इनके गुप्त वंश के, और चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त प्रथम वास्तविक संस्थापक हैं दोस्तों गुप्त वंश के, और चंद्रगुप्त द्वितीय उपाधि धारक करते हैं विक्रमादित्य। इसलिए कंफ्यूजन न रहिएगा, इसलिए बहुत अच्छी तरह से हम बता दिए। लोग चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कंफ्यूजन हो जाते हैं। आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि नहीं, गुप्त वंश में दो ही थे, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। जो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो आप लोग भूलेंगे नहीं। और मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य रहे, ऐसे याद रखिएगा। इसके समय प्रथम चीनी यात्री फायान भारत आया, जो कि 319 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। तो किसके समय में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था, यानी कि फायान जो आया था, तो विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के। फायान की पुस्तक का क्या नाम था, तो फा क्यू की, ये याद रखिएगा। फायान की पुस्तक का क्या नाम था, फा क्यू की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा गया है। तो नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे नवरत्न। 9 विद्वान थे ये, जिन्हें नवरत्नों के नाम से जाना गया। तो कौन कौन है देख लेते हैं, इन लोग से भी क्वेश्चन बनता है। तो धन्वंतरी, देखिए धन्वंतरी को आयुर्वेद के ज्ञानी कहते हैं। एक छपड़क थे जो विद्वान नीतिगत से परिपूर्ण थे, और एक शंकु जो ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण थे। बेताल भट्ट तंत्रिका विद्या के ज्ञानी थे। घटक घट खरपर एक कवि थे। वर रुचि जो व्याकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञानी थे। अमर सिंह कौशकार से संबंधित कार्य से परिपूर्ण थे। और वरामिहिर ये खगोली वैज्ञानिक थे। कालिदास संस्कृत के महाकवि हैं। तो कालिदास की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बनता है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों का नाम याद रखिएगा, कौन कौन 9 रत्न है। पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक नहीं है, तो 3 इसमें से कोई दे देगा, एक अन्य नहीं देगा। तो 9 रत्नों के नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कालिदास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव है। पूछ लेगा कि कालिदास के महाकाव्य के नाम क्या है, तो निम्न में से कोई इसमें से दे देगा, तो याद रखिएगा रघुवंशम और कुमार संभव ये क्या है, कालिदास के महाकाव्य है। कालिदास के खंडकाव्य मेघदूत और ऋतु संहार है। और इनकी नाटक का नाम क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्नि मित्रम। तो नाटक, खंडकाव्य, महाकाव्य याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एरड़ अभिलेख, एरड़ अभिलेख से ऐसे क्वेश्चन बनता है। एरड़ अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। तो किस अभिलेख में भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है, तो एरड़ अभिलेख से। और एरड़ अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। तो किस अभिलेख में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है, तो एरड़ अभिलेख में मिलता है। तो सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है, याद रखिएगा, एरड़ अभिलेख में। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख भी मिलता है। तो सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख किस काल में मिला था, तो गुप्त काल में। इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च राजा होता था, और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी। तो गुप्त काल में शासन की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी, तो देश होती थी, ऐसे क्वेश्चन बनता है। और इसी काल में सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो गांव होती थी, याद रखिएगा, जो ग्रामीण के अधीन होती थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ट्रेंड किया हुआ है छोटे बड़े एग्जामों में।
लेकर दोस्तों। तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया है? तो दिनार कहा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए गुप्त काल से ही कुमार गुप्त हैं, देख लेते हैं इन लोग के बारे में। कुमार गुप्त के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई किसके शासन काल में? कुमार गुप्त के शासन काल में। कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार की मुद्रा चलाई थी। तो अश्वमेध प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? तो कुमार गुप्त ने। अश्वमेध यज्ञ किसने किया? तो कुमार गुप्त ने। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे बनता है। कुमार गुप्त के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, जिनकी संख्या 18 थी। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हुड़ों का आक्रमण स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ था। इनसे स्कंद गुप्त से यही क्वेश्चन बनता है, जो गुप्त वंश से ही संबंधित ये भी है। तो हुड़ों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ था। गुप्तकालीन मंदिर देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बना भी है। एरड़ का विष्णु मंदिर कहाँ है? तो एरड़ सागर यानी कि जिला मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर यानी कि भूमरा सतना जिला है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। सांची का मंदिर सांची में है, मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों हम सांची का स्तूप पढ़ाए हैं मौर्य वंश में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सांची का मंदिर यानी कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तिगवा का कंकाली देवी मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो जबलपुर, ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कहाँ पड़ता है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ट्रिपल स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में है। गुप्तकालीन साहित्य देख लेते हैं। देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेड 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो विष्णु शर्मा किसकी थे? पंचतंत्र की। तो याद रखिएगा, विष्णु शर्मा के पुस्तक का नाम पंचतंत्र है। शूद्रक के पुस्तक का नाम मृच्छकटिकम है और वात्सायन का कामसूत्र है। भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है ऐसे। तो गुप्तकालीन साहित्य ये जितना है इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। दंडिन का क्या है दोस्तों? दश कुमार चरित और काव्य दर्शन है। सिद्धसेन का न्यायावतार, चरक का चरक संहिता, आर्यभट्ट आर्यभट्टियम है। बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे किसने? तो आर्यभट्ट ने। विशाखदात मुद्रा राक्षस है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुद्रा राक्षस किसकी है? तो विशाखदत्त की है। वरामिहिर की बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका किसकी है? तो वरामिहिर की है दोस्तों। देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट। देखिए गुप्तकालीन अजंता की गुफा यानी कि औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। जिसे 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। जातक कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से यानी कि मूर्ति कलाओं से संबंधित है। तो अजंता की गुफा किससे संबंधित है? चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है। गुप्तकालीन अजंता की गुफाएं कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जिसे 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अजंता की गुफाएं, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अजंता की गुफाएं कहाँ है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के लिए ऐसे ही हम वीडियो लाते रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।